दोस्तों आज हम एक ट्विस्टेड क्राइम थ्रिलर कहानी देखने वाले हैं जिसका नाम है शारे शालो। ये कहानी है एक सक्सेसफुल वकील की जिसके साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होती है। किसी तरीके से वो एक क्राइम केस में फंस जाता है। उसके बाद हर मुकाम में धोखा, हर एक दोस्त पर शक और वहां से अदालत तक का मामला। ये सब कुछ इस कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। ये एक गजब की क्राइम थ्रिलर कहानी है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत के पहले सीन में हम देखते हैं एक फैक्ट्री के दो मजदूर आपस में मस्ती करते हुए काम कर रहे होते हैं। तभी उनकी बात खत्म होती है और तभी अचानक ही फैक्ट्री की बिल्डिंग ऊपर से गिर जाती है। यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा होता है। इस हादसे में हजारों लोग मारे जाते हैं और वहाँ पर काम करने वाले मजदूर अपने परिवार के करीबी लोगों को खो देते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। कुछ माता पिता तो अपने बच्चों की तस्वीरें लेकर फैक्ट्री के आसपास पागलों की तरह घूमने लगते हैं। और अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 27 महीने बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस फैक्ट्री का नाम एम्पायर शू फैक्ट्री है। यहाँ मजदूर पक्ष फैक्ट्री के मालिक को दोष देने लगते हैं, लेकिन उस फैक्ट्री का मालिक मजदूरों को ही दोषी ठहराने लगता है। कहता है कि मजदूरों को कई बार काम पर आने के लिए रोका गया था, लेकिन वो नौकरी खोने के डर से काम छोड़ने को तैयार नहीं थे और वो लोग गलत समय पर वहां मौजूद थे, इसलिए बहुत सारे लोगों की मौत हो गई और इसी वजह से हम किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेंगे और ना ही कोई मुआवजा देंगे। खैर, अब उसके बाद दोस्तों हम अगले सीन में कहानी के एक वकील को देखते हैं। उसका नाम होता है रेजा। वो एक सक्सेसफुल और शातिर वकील होता है और यहाँ पर एम्पायर शू फैक्ट्री ने केस लड़ने के लिए रेजा को ही हायर किया था। लेकिन ये केस लड़ते लड़ते रेजा खुद ही एक केस में फंस गया था। अब रेजा का खूबसूरत लड़कियों के प्रति लगाव देखकर एम्पायर शू फैक्ट्री के मालिक ने रेजा का मनोरंजन करने के लिए नताशा नाम की एक लड़की को उसके पास भेजा था। अब यहाँ पर जब वो दोनों होटल में बैठकर बात कर रहे थे, तब नताशा बार बार दूर खड़े रॉकी नाम के एक आदमी को देखकर कहती है कि रॉकी सर, रॉकी सर। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये रॉकी सर कौन है, तो इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। खैर, अब थोड़ी देर के बाद रेजा नताशा को लेकर एक कमरे के अंदर चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं 3:30 हो चुके थे और अब होटल का बॉय रेजा और नताशा को रूम तक छोड़ देता है। रूम में दाखिल होते ही जब रेजा फ्रेश होने के लिए जाता है तो नताशा तुरंत ही चुपके से रेजा के पास अलग अलग फाइल्स थी उसकी फोटो ले लेती है। नताशा सोचती है कि रेजा को कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन दोस्तों रेजा तो अलग ही लेवल का खिलाड़ी होता है। वो बाथरूम से निकलकर झांक कर देखता है और नताशा क्या कर रही थी ये उसे पता चल जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहता। वो वॉशरूम के बाहर आने के बाद नताशा के करीब जाने की कोशिश करता है। तभी नताशा फ्रेश होने का बहाना बनाकर वॉशरूम में चली जाती है। फिर रेजा अपनी बंदूक टेबल पर रखता है तो तभी उसे सोफे के पास एक कैमरा दिखाई देता है। उस छुपे हुए कैमरे को उसने देख लिया था, लेकिन रेजा को तो कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं रेजा और नताशा जब बिस्तर पर थे, तब नताशा बार बार रेजा से अलग अलग इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है, लेकिन रेजा बार बार उसकी बात टाल देता है। वो उसे कुछ भी पता चलने नहीं देता। अब इतने में यहाँ पर रेजा की बेटी उसे कॉल करती है और बताती है कि माँ बहुत ही बीमार हो गई है, वो चाहती है कि आप जल्दी से हॉस्पिटल आए। अब ये बात सुनकर रेजा तुरंत ही तैयार होकर निकलने लगता है और नताशा से कहता है कि मैं 2 घंटे के अंदर वापस आता हूँ। ऐसा कहते हुए रेजा नीचे उतरने लगता है, लेकिन फिर वो कुछ सोचता है और फिर से ऊपर आ जाता है। तभी उसे वहां पर पत्रकार रिमी दिखाई देती है। फिर जब वो फिर से नीचे उतरकर अपनी गाड़ी के पास जाता है, तभी उसकी गाड़ी के सामने एक लाइटर गिरता है, जिसकी वजह से छोटा सा धमाका होता है। ये देखकर रेजा थोड़ा परेशान होता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में आने के बाद वो देखता है कि उसकी पत्नी की हालत सच में बहुत खराब हो चुकी है। रेजा अपनी पत्नी के पास आता है तो उसकी पत्नी उसे कहती है कि मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ। रेजा हैरान होकर पूछता है कि तुम सॉरी क्यों कह रही हो। उसकी पत्नी कहती है कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है और आज मैं से बीमार होकर पड़ी हुई हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम कल केस जीत जाओगे। तुम तो हारना जानते ही नहीं हो, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि तुम ये ना भूलो कि उन मासूम मजदूरों को भी उनका हक मिलना जरूरी है। अब रेजा की पत्नी और भी कुछ आगे बोलने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर रेजा के फोन पर कॉल आता है और वो बातचीत वहीं पर रुक जाती है। अब दोस्तों फोन पर हम देखते हैं कि अल्फाज नाम का एक पुलिस ऑफिसर रेजा को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके वायरोड किम के पास आ जाओ। मतलब कि दोस्तों उसी होटल के पास जहाँ पर रेजा गया था। पुलिस ऑफिसर रेजा से कहता है कि आप जहाँ जाओगे वहां पर दिक्कत नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर भी बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, इसलिए तुम जल्दी से आ जाओ। मैं तुम्हें सिर्फ 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अभी के अभी यहाँ आ जाओ। तो अब यहाँ पर रेजा बिना कुछ कहे होटल की तरफ जाने लगता है। लेकिन दोस्तों होटल पहुंचने के बाद रेजा के सर पर आसमान टूट पड़ता है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जिस नताशा के साथ वो कुछ देर पहले बिस्तर पर था, वही नताशा वहां पर लाश बनकर पड़ी थी।
अब उसी वक्त पुलिस ऑफिसर अल्फाज रेजा से कहता है कि आपने ऐसा अधूरा काम कैसे कर दिया, इसे ऐसे ही मारकर चले गए, क्या सोचा था, क्या कोई दूसरा इंसान आकर इस क्राइम को क्लीन करेगा। यानी कि दोस्तों अब अल्फाज का पूरा शक रेजा के ऊपर ही था, इसलिए सब मिलकर रेजा को पकड़ लेते हैं। सब कोशिश करते हैं कि हत्या का दोषी रेजा को ही ठहराया जाए। पत्रकार रिमी अपना फोन कैमरा ऑन करती है और कहती है कि मैंने कैमरा ऑन किया है, बोलो तुमने ये खून क्यों किया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रेजा पुलिस वालों से नहीं डरता। रेजा का दिमाग खेल खेलना शुरू कर देता है और वो थोड़े एटीट्यूड से कुर्सी लेकर उस पर बैठता है और बोलता है कि नताशा बहुत ही अच्छी और मासूम लड़की थी, लेकिन इतनी कम उम्र में उसका जीवन खत्म हो गया। पर आप सबसे मेरा एक सवाल है, मुझे जानना है कि सबसे पहले इस कमरे में कौन आया था। नताशा के मरने के बाद ये लाश खुद तो यहाँ पर चलकर नहीं आई होगी, कातिल कोई भी हो सकता है, अल्ताफ साहब, रॉकी साहब और ये पत्रकार रिमी भी, क्योंकि दरअसल कुछ देर पहले मैं इस जगह को छोड़कर किसी जरूरी काम से बाहर गया था और जाते वक्त मैंने यहाँ पर पत्रकार मैडम रीमा को देखा था जो कि कॉरिडोर में जा रही थी, तो आप यहाँ पर घूम क्यों रही थी। ये बात सुनकर रिमी कोई भी जवाब नहीं दे पाती। फिर वो कहती है कि क्या आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो और मुझे डराने के लिए ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। रेजा कहता है कि माना कि तुम मुझे पसंद नहीं करती और ये बात मुझे अच्छे से पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक मासूम लड़की को मारकर उसका इल्जाम मुझ पर डालकर मुझे इस केस में फंसाओ। तो रिमी इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे पाती और गुस्सा दिखाकर कमरे से बाहर निकल जाती है। अब उसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है 2.5 घंटे पीछे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 2.5 घंटे पहले क्या क्या हुआ था। हम यहाँ पर पत्रकार रिमी को इस होटल में बैठकर ड्रिंक करते हुए देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रिमी एक टीवी शो में होस्ट करती है। वो उन मजदूरों के पक्ष में तर्कों के साथ बात करती है, लेकिन कुछ दिन पहले बेचारे की नौकरी चली गई थी और ये सब कुछ रेजा की वजह से हुआ था। इसलिए रिमी रेजा पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो किसी भी हालत में अपनी नौकरी वापस पाना चाहती है और इसलिए दोस्तों वो रॉकी के साथ मिलकर रेजा को फंसाने की योजना बनाती है। अब इस होटल में असल में रिमी और रॉकी रेजा को फंसाकर अपना फायदा करना चाहते थे। अब रॉकी के यहाँ पर रिमी को साथ देने के पीछे क्या फायदे थे ये हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों रॉकी के उठने के बाद पुलिस ऑफिसर अल्ताफ रिमी के पास आता है। उनकी बातें सुनकर हम समझ पाते हैं कि अल्ताफ कभी रिमी का एक्स बॉयफ्रेंड था, लेकिन पिछले 3 सालों से उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं था। लेकिन आज रिमी ने खुद ही अल्ताफ को बुला लिया क्योंकि अल्ताफ एम्पायर सूप फैक्ट्री के केस को जांच रहा था। तो जब अल्ताफ और रिमी बात कर रहे होते हैं तो अल्ताफ ने नताशा को होटल के अंदर जाते हुए देखा था। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि अल्ताफ नताशा को काफी पहले से जानता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ रॉकी रिमी से बोलता है कि हमारा प्लान फेल हो गया है। ये सुनकर रिमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि चाहे प्लान फेल हो जाए या फिर पास, कल तक मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। अब यहाँ पर फोन काटने के बाद रॉकी रिमी को मैसेज करता है कि रेजा और नताशा जिस कमरे में गए थे तुम उस कमरे में जाओ। तो रिमी तुरंत ही वहाँ पर चली जाती है, लेकिन कमरे में घुसते ही वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी से कमरे के बाहर आती है। फिर रिमी रॉकी को कॉल करके कमरे में आने के लिए कहती है। इसी बीच अल्ताफ भी उस कमरे में घुस जाता है और वो सब लोग मिलकर नताशा की डेड बॉडी को उस हालत में देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही गुस्से में रिमी रॉकी से कहती है कि क्या आप मुझे यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मुझे मैसेज करके इस रूम में जाने के लिए कहा, और असल में तुम किसे फंसाना चाहते हो, मुझे या फिर रेजा को। और ये डायलॉग बोलते ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें 3 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है। एम्पायर सूप फैक्ट्री का मैनेजर रॉकी को अपने ऑफिस में बुलाता है। हालांकि रॉकी उनकी विपक्षी पार्टी का सीईओ था। अब मैनेजर उसे उनके साथ काम करने के लिए कहता है, यानी कि वो रॉकी को साफ साफ कह रहा था कि तुम अपनी कंपनी से धोखा करो। अब यहाँ पर रॉकी पहले तो मना करता है, लेकिन फिर मैनेजर उसे एक बहुत बड़ी पोजीशन का लालच देता है। वो रॉकी को बताते हुए कहता है कि मेरी कंपनी जिस तरह से तबाह हो गई, तुम भी जहाँ पर काम करते हो वो कंपनी तबाह कर दो। इसके बदले में तुम जितनी भी बड़ी पोजीशन चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा, और इसी के साथ जितना चाहो उतना पैसा। अब पैसा और पोजीशन की बात सुनकर रॉकी उसका काम करने के लिए मान जाता है। उसके बाद रॉकी रिमी की मदद से रेजा को फंसाने का प्लान बनाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रॉकी ने रेजा के कमरे में जो सीसीटीवी कैमरा लगाया था ताकि नताशा और रेजा जो प्राइवेट मूवमेंट गुजारने वाले थे वो उसकी वीडियो निकालकर उसका ब्लैकमेल के तौर पर इस्तेमाल कर सके। लेकिन वहां पर तो रॉकी का प्लान फेल हो गया था, क्योंकि रोजा ने तो शुरुआत में ही उस कैमरे को देख लिया था। अब उसके थोड़ी देर बाद रॉकी नीचे उतरता है एक मजदूर नेता से बात करने के लिए। वो उसके हाथ में कुछ पैसे थमाते हुए कहता है कि मजदूरों के साथ बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दो। वो आदमी हंसते हुए रॉकी से कहता है कि तुम्हें तो मैं भरोसेमंद कुत्ता समझता था, लेकिन आखिर तुमने भी धोखा कर दिया। अब यहाँ पर बात खत्म करके रॉकी अपने कमरे पर लौट जाता है। उसके बाद वो रेजा के कमरे में देखने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह से देख नहीं पाता, क्योंकि रेजा ने उस वक्त वो कैमरा बंद कर दिया था। इसलिए रॉकी रिमी को फोन करता है और कहता है कि हमारा प्लान फेल हो गया है,
अब दोस्तों रिमी के साथ बात करने के बाद रॉकी नताशा के पास जाता है। उसी वक्त वो देखता है कि रूम सर्विस वाला नताशा के कमरे से बाहर आ रहा है। अब कमरे में जाकर रॉकी नताशा से खूब झगड़ता है क्योंकि उनके प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ था। फिर रॉकी नताशा ने जो फाइल्स की फोटो खींची थी वो देखना चाहता था, लेकिन नताशा उसे दिखाने से मना कर देती है। तो इसलिए गुस्से में आकर रॉकी नताशा के सर पर बंदूक रख देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या रॉकी ने नताशा को मारा है? सच्चाई क्या है? यहाँ पर सस्पेंस अभी बाकी है। उसके बाद हम देखते हैं वो मजदूर नेता रॉकी को कॉल करता है, बताता है कि कोई भी मजदूर आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन रॉकी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वो सोचता है कि लगता है रेजा ने उसे ज्यादा पैसे दिए होंगे, इसलिए वो आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहता। ऐसा सोचकर रॉकी का रेजा के प्रति गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब यहाँ से ये सीन शिफ्ट होकर वर्तमान में आता है, जहाँ पर रेजा रिमी से पूछता है कि आप तलाकशुदा लड़की है, उस पर से पत्रकार भी, तो आपका यहाँ पर क्या काम था? तो यहाँ पर रिमी जवाब न देते हुए कमरे से बाहर चली गई थी और अल्ताफ भी उसके पीछे पीछे जाता है। अब यहाँ से बाहर निकलते ही उनकी आपस में तकरार हो जाती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि अल्ताफ को रिमी के ऊपर शक है कि रिमी ने नताशा की हत्या की हो सकती है। लेकिन यहाँ पर रिमी ये सारी बातें सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं रेजा को फंसाना चाहती हूँ, ये बात सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को मार डालूंगी। मैंने नताशा को नहीं मारा है। वो आगे अल्ताफ से पूछती है कि जब मैंने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए कहा था तो तुम पहले मना कर रहे थे, फिर आखिरकार क्यों आए? तो क्या तुमने ही नताशा को मारा है? सच बोलो। तो दोस्तों अब यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट। यहाँ पर कहानी शिफ्ट होकर फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि अल्ताफ एक दिन लगभग 2 साल पहले कुछ जांच करने के लिए रॉकी के ऑफिस गया था और नताशा भी उसी के ऑफिस में काम करती थी। लेकिन यहाँ पर रॉकी किसी भी तरह से अल्ताफ की जांच में मदद नहीं करना चाहता था, इसलिए अल्ताफ गुस्से से वहां से निकल जाता है। अब उसके पीछे पीछे नताशा जाती है। अल्ताफ के साथ मिलकर वो कॉफी पीती है। अब यहाँ पर कॉफी पीते पीते अल्ताफ नताशा से थोड़ा सा पर्सनल टाइम मांगता है, लेकिन नताशा उसे मना कर देती है। वो अल्ताफ को बताती है कि वो आज अपने पति के साथ घूमने के लिए जाएगी। मतलब नताशा शादीशुदा थी और इसी के साथ नताशा एक लालची महिला थी, यानी कि गोल्ड डिगर कह सकते हो। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती थी। पैसे के लिए वो अपने बॉस के साथ क्लोज रहती थी। लेकिन अब यहाँ पर अल्ताफ को नताशा की ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। अब अल्ताफ को अलविदा कहकर नताशा वहां से चली जाती है। वही दूसरी तरफ रेजा जिस केस को लड़ रहा था उस केस में अल्ताफ भी शामिल था। इस वजह से रेजा ने उसे रिश्वत भी ऑफर की थी, लेकिन उसने वो रिश्वत ठुकरा दी थी। खैर अब ऐसे ही एक दिन अल्ताफ के फोन पर कॉल आता है। कोई आदमी बार बार अल्ताफ को धमकी देते हुए कहता है कि देखो तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा ट्रांसफर कर दूंगा, और आगे ये भी कहता है कि कटे हुए आईने से कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ पर अल्ताफ समझ जाता है कि ये सब रेजा नहीं किया है, क्योंकि अल्ताफ ने उसकी रिश्वत की ऑफर ठुकरा दी थी। अब यहाँ पर अल्ताफ को गुस्सा आ जाता है और वो भी चुपचाप रेजा को फंसाने की साजिश करने लगता है। फिर वो होटल पहुंचता है तो वहां पर नताशा को देखता है। उसे बातचीत करने का मौका ढूंढने लगता है और जब उसे मौका मिलता है तो वो उसके कमरे में जाता है। अब नताशा अल्फाज को देखकर तुरंत ही दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन अल्ताफ जोर देकर उस कमरे में घुस जाता है। फिर वो नताशा से पूछता है कि तुम्हारे बॉस का असली प्लान क्या है, तुम रेजा के साथ क्या करने वाली हो? लेकिन नताशा अल्ताफ के हर एक सवाल को अनदेखा कर देती है। ये सब कुछ देखकर अल्ताफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह नताशा के साथ जबरदस्ती करने लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अल्ताफ ने ही नताशा को मारा होगा, यही तो ट्विस्ट है। अब हमारी बारी ये देखने की है कि इन चारों में से किसने नताशा को मारा है, वो खूनी कौन है, ये हमें जल्द ही पता चलने वाला है। अब दोस्तों सीन वापस से वर्तमान में आता है, जहाँ पर नताशा के मर्डर केस में सब मिलकर रेजा को फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन रेजा सबको कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को खत्म करो, मुझे अपनी पत्नी से मिलने जाना है। उस पर अल्ताफ कहता है कि असली कातिल सामने आए बिना आप कहीं नहीं जा सकते। तो अब रॉकी रेजा से कहता है कि आप एक डील करो, तुम आगे आने वाले केस में अपनी इच्छा से हार जाओ, फिर सब कुछ सुलझ जाएगा। रेजा कहता है कि ठीक है, मैं तो इस केस से हट जाऊंगा, लेकिन फिर नताशा के डेड बॉडी का क्या? कल के केस से हट जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है, लेकिन नताशा के केस में तो हम सब लोग जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों रेजा की बात खत्म होने से पहले ही रिमी हाथ में बंदूक लेकर सबको डराने की कोशिश करती है। रिमी रेजा से कहती है कि अपने क्लाइंट को अभी कॉल करके बताओ कि कल का केस तुम हारने वाले हो। अब रेजा यहाँ पर रिमी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। फिर वो ठीक है ऐसा कहकर
मैं कॉल करता हूँ ऐसा कहता है। उससे पहले कहता है कि तुम अपनी पिस्तौल रख दो। रिमी कहती है कि मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। कातिल तुम भी हो सकते हो और कोई भी हो सकता है। यहाँ पर नताशा का शव पड़ा है और तुम सब लोग यहाँ पर लड़ झगड़ रहे हो अपने अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन फिर यहाँ पर रॉकी रिमी को शांत करता है। अब सब लोग शांत हो जाता है। इसी बीच रेजा सबको कहता है कि मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, यह हत्या कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, तुम लोग भी कर सकते हो, लेकिन मैं हत्या करूंगा और अपनी लाइसेंस बंदूक इस्तेमाल करूंगा तो मैं आसानी से पकड़ा जाऊंगा। और यहाँ पर बात यह है कि मेरी पिस्तौल मेरे पास नहीं है। तब रेजा रॉकी को एक मेल दिखाता है और बताता है कि देखो, मैंने थाने में पिस्तौल खोने की कंप्लेंट भी लिखवाई थी। उसके बाद रेजा रॉकी से कहता है कि खून तो तुम भी कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि तुमने मेरी पिस्तौल चुराई हो और खून करके यहाँ पर रख दी हो मुझे फंसाने के लिए। मतलब जैसा कि हमें पता है, रेजा पहले से ही दिमाग वाला इंसान है, तो वो किसी भी हालत में खुद को तो नहीं फंसाएगा, उसे कुछ ना कुछ तो दिमाग चलाना पड़ेगा ना। फिर रेजा कहता है कि खूनी रिमी भी हो सकती है, क्योंकि नौकरी खोने के गम में वो तो पागल हो गई है। शायद वो जबरदस्ती नताशा से मेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराना चाहती हो और उन दोनों के हाथापाई में नताशा मर चुकी हो। और तो और खून तो अल्ताफ भी कर सकता है, क्योंकि एक बार नताशा ने उसे रिजेक्ट किया था, इसलिए शायद नताशा से बदला लेने के लिए अल्ताफ भी खून कर सकता है। तभी अल्ताफ कहता है कि ये सारी बातें छोड़ो और सच बताओ, मुझे लगता है तुमने ही नताशा को मारा है। तो रेजा कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम सब लोगों को यहाँ पर अपने ईगो को लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो, हम सब किसी न किसी तरीके से इस हत्या में फंस चुके हैं, लेकिन हम सब लोग खुद को निर्दोष बता रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें नताशा की लाश को छुपा देना चाहिए, केस को मैं संभालूंगा। लेकिन अल्ताफ कहता है कि मैं चाहता हूं कि इस केस की जांच हो और असली अपराधी पकड़ा जाए। अब इतने में ही दोस्तों अचानक ही रूम की घंटी बजती है। रॉकी उठकर दरवाजा खोलता है तो रूम सर्विसिंग बॉय यानी कि शफीक नाम का लड़का वहां पर मौजूद होता है। शफीक रॉकी से कहता है कि साहब, काफी देर से यहाँ से कोई ऑर्डर नहीं मिली, इसलिए मैं पूछने के लिए आ गया। अब ये बात सुनकर रॉकी बहुत ज्यादा भड़क जाता है, उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं, मैंने कहा था ना बिना परमिशन के इस कमरे के आसपास मत आओ। खैर, अब उसी वक्त वहाँ दरवाजे के पास रेजा आता है और शांत आवाज में शफीक से कहता है कि ठीक है शफीक, तुम हमारे लिए खाना ऑर्डर कर लो, अब तुम चले जाओ। तो फिर शफीक वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद रेजा के दिमाग में खिचड़ी पकने लगती है। रेजा रॉकी से कहता है कि ये लड़का ठीक है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में बिना पैसों के भी मैं उसका केस लड़ लूंगा और उसे बाहर निकालूंगा। मतलब कि दोस्तों रेजा नताशा की हत्या का आरोप उस लड़के पर डालना चाहता था और इस केस में शफीक को फंसाना चाहता था ताकि ये सब लोग यहाँ पर बच जाए। अब दोस्तों रेजा और रॉकी जैसे उस कमरे में दाखिल होते हैं तब नताशा के फोन पर कॉल आता है। वो देखते हैं तो शफीक नताशा को कॉल कर रहा है। ये देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब दोस्तों आपके भी दिमाग में ये सवाल आ गया होगा कि शफीक और नताशा का क्या रिश्ता है। यही बताने के लिए कहानी जाती है फ्लैशबैक में। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नताशा और शफीक एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे। वो दोनों एक गहरे रिश्ते में थे, यानी कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने शादी करने का भी फैसला किया था, यानी कि उनका प्यार गहरा था। अब नताशा को तो पता था कि शफीक एक होटल में काम करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो वायोलेट किंग होटल में काम करता है। जब नताशा रेजा के साथ इस होटल में आती है तो वो यहाँ पर शफीक को देखती है तो उसे देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है, लेकिन शफीक रेजा के सामने जैसे तैसे खुद को संभाल लेता है। नताशा को रेजा के साथ देखकर उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो वहां से अंदर जाकर रोता भी है। फिर जब दोस्तों कमरे से रेजा नताशा को छोड़कर अपनी पत्नी से मिलने के लिए गया था तब शफीक नताशा के कमरे में जाता है। यहाँ पर नताशा शफीक को समझाने की कोशिश करती है कि उसे यहाँ पर टास्क मिला है रेजा से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने का, लेकिन शफीक उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। उसे लगता है कि नताशा उसे धोखा दे रही है। नताशा उसे अपनी बात साफ साफ बताना चाहती थी, लेकिन शफीक उसे मौका ही नहीं देता। ये देखकर नताशा को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि कई आदमियों के साथ रात बिताने के बाद नताशा शफीक से सच्चा प्यार करने लगी थी, यानी कि वो एक तरफ पति को धोखा दे रही थी, पैसों के लिए बाकी मर्दों को भी लुभाती थी, और तीसरी तरफ ये उसका बॉयफ्रेंड। अब बताओ क्या करे। ये सब कुछ जानने के बाद शफीक बहुत नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों शफीक का नाराज होना, उसका यह बर्ताव नताशा को मंजूर नहीं था। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल नताशा शफीक का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसकी नाराजगी सहन नहीं कर पाती, इसलिए वो रेजा की पिस्तौल लेकर खुद को ही गोली मार देती है। मतलब कि उसने आत्महत्या की थी। और दोस्तों यहाँ पर हमें समझ में आता है कि नताशा को किसी ने नहीं मारा, बल्कि उसने खुद की ही जान ले ली। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दोस्तों कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि रेजा अपनी पत्नी को टाइम दे रहा है, वही दूसरी तरफ रॉकी अपने बॉस की तारीफ कर रहा है। वही नताशा के मर्डर केस में
रेसा ने शफीक को फंसा लिया था। पुलिस शफीक को नताशा के मर्डर का आरोपी बताकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। शफीक को थाने ले जाते वक्त पत्रकार लोग उससे तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि तुमने ये हत्या क्यों की? क्या नताशा को मारने से पहले तुमने उसके साथ गलत काम किया था? क्या ये सब कुछ तुमने पैसों के लालच में किया? बोलो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तो यहाँ पर शफीक कहता है कि मेरे पास बहुत कुछ कहने को है, क्या आप लोग सुनेंगे? और दोस्तों, इसी बात पर ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि शफीक एकमात्र गवाह है जिसके अंदर और भी कई राज छुपे हैं। तो शायद इस कहानी का अगला सीजन भी जल्दी आएगा, उसे भी हम हमारे चैनल पर लेकर आएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।